वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, फेडरलिज्म। हम इसे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था पावर शेयरिंग, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पावर कैसे कैसे शेयर होती है। पहली जो पावर शेयर होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, जिसके अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर शेयर होती है। और ये तीनों सेम लेवल पे काम करते हैं, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह। देखो एकदम इस लाइन की तरह ही काम करते हैं, एकदम सेम लेवल पे काम करते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन मैंने आपको वहां हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था फेडरलिज्म के बारे में। क्या कि जब पावर शेयर होती है सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और उसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्यों? देखो वर्टिकल लाइन कैसी होती है, वर्टिकल लाइन ऐसी होती है। यहाँ पे सबसे टॉप पे होता है सेंटर, बीच में होता है स्टेट गवर्नमेंट और सबसे नीचे होता है लोकल गवर्नमेंट। और वहीं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों सेम लेवल पे काम करते हैं। लेकिन क्या होता है वर्टिकल डिवीजन में सेंटर सबसे पावरफुल होता है, उसके बाद स्टेट और उसके बाद लोकल। तो ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, ये जो हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, इसी को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम या इसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। और हमारी जो कंट्री इंडिया है ना, यहां पे भी हम क्या करते हैं, फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। इसलिए हमारी जो कंट्री है वो फेडरल कंट्री है और इसीलिए हमारी ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म। अब यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें सबसे ऊपर कौन है? यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। बीच में कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। और सबसे नीचे कौन सी है? लोकल गवर्नमेंट, जो कि है पंचायती राज विलेज के लिए, और म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारी अर्बन एरियाज के लिए। समझ में आ गया? अब हमें पढ़ना है व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म है क्या? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि जब भी सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होती है, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, मतलब जिस भी जगह पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, एक स्टेट गवर्नमेंट रहेगी और एक लोकल गवर्नमेंट रहेगी, उसको ही हम बोलेंगे फेडरलिज्म। अच्छा, केवल गवर्नमेंट होने से काम नहीं चल जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका एग्जिस्टेंस गारंटीड होना चाहिए। मतलब जैसे कि देखो बेल्जियम में आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, 2 रीजन्स होते हैं, वेलोनिया रीजन और एक फ्लेमिश रीजन। तो वहां पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए छोटी मोटी गवर्नमेंट वहां काम करती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी जो पावर थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली ये नहीं था कि वो एग्जिस्ट करनी ही करनी चाहिए। लेकिन फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो देश का संविधान है, उसके अंदर ये बात क्लियरली लिखी होनी चाहिए कि फेडरलिज्म यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टेंस है वो कंफर्म होना चाहिए, तभी आप उसको फेडरलिज्म बोल सकते हो। ठीक है, तभी मतलब कि क्या कि जो सेंटर गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में आके काम नहीं कर रही है, वो फ्रीली काम कर सकती है, उसी को हम बोलेंगे फेडरलिज्म। अच्छा, हमारे पूरे वर्ल्ड में 2 तरह की कंट्रीज होती हैं, एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरी होती है फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? कुछ नहीं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं होती, यहाँ केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और वही रूल करती है, तो उसको हम बोल देते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। और जहाँ पे सेंटर होता है, स्टेट होता है और लोकल गवर्नमेंट होती है, उसको हम बोल देते हैं फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। समझ में आ गया? जैसे कि हमने देखा था श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या हुआ था कि पहले लोग डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे तमिल के लिए एक अलग स्टेट बना दिया जाए, तो वहां फेडरलिज्म ला दिया जाए, लेकिन जब ये नहीं हो पाया तो वहां वॉर हुई, वहां पे चीजें बिगड़ गई, हालात बिगड़ गए। लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ, वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी, वेलोनिया और फ्लेमिश रीजन की, उनको भी इक्वल पावर दे दिए गए, तो वहां पे सिविल वॉर नहीं हुई, फेडरलिज्म हो गया, पावर शेयरिंग हो गई, स्टेट गवर्नमेंट बन गई, सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, दोनों अपने अपने लेवल पे काम करना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ, बेल्जियम में सिविल वॉर होने से रुक गई और श्रीलंका में क्या हुआ, सिविल वॉर हो गई। तो फेडरलिज्म इस वे में बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में पिक्चर दी गई होगी, ये जितने भी आप रेड रेड एरियाज देख पा रहे होगे, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे फेडरलिज्म फॉलो होता है। मतलब जहां पे सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। जहां पे आपने बहुत सारी कंट्रीज देख पा रहे होगे, रशिया है, इंडिया है, यूएई है, नाइजीरिया है, इथियोपिया है, ब्राजील, कनाडा, यूएई और अमेरिका, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे हैं। तो टोटल पूरे वर्ल्ड में 25 कंट्रीज हैं जहां फेडरलिज्म फॉलो होता है। पूरे वर्ल्ड में 193 कंट्रीज हैं, इसमें से केवल 25 ऐसी कंट्रीज हैं जिनको आप यहाँ पे रेड कलर में देख पा रहे होगे, केवल यही कंट्रीज है जहां पे फेडरलिज्म फॉलो होता है। और हमारा इंडिया भी
इसमें आता है। हमारे इंडिया में भी फेडरल सिस्टम फॉलो होता है। आपने देखा होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है जहां पे प्राइम मिनिस्टर इस समय मोदी जी हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट में अपनी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है, फिर लोकल लेवल पे हमारे पास नगर निगम जिसको आप बोलते हो, उसको म्यूनिसपैलिटीज बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये भी है। तो सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में भी है, इसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। और इसीलिए हमें यहाँ पे इस चैप्टर में फेडरलिज्म क्या होता है ये हमें और डिटेल में पढ़ना है। समझ में आ गया? अब देखो फेडरलिज्म के अंदर ये तो बेसिक डेफिनेशन होती है क्या, कि सेंटर गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए और लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टेंस है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए। मतलब गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की दे कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई सेंटर गवर्नमेंट अपने मन से हटा नहीं सकती, स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए फेडरलिज्म के अंदर। तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है कि सेंटर, स्टेट और लोकल होना चाहिए, तभी फेडरलिज्म हो सकता है। ये बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या 7 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हो। अगर ये 7 पॉइंट्स या 7 कंडीशंस अप्लाई अगर किसी कंट्री पे हो रही हैं तो आप उसको फेडरल कंट्री बोल सकते हो, वहां उस कंट्री में फेडरलिज्म फॉलो हो रहा है, या आप बोल सकते हो। जो मैंने आपको बताया कि सेंटर होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, तो ये तो बहुत बेसिक सा हो गया, बेसिक डेफिनेशन हो गई कि बेसिक ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके अलावा 7 पॉइंट्स हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इन 7 पॉइंट्स के, ये आप बोल सकते हैं 7 कंडीशंस दी गई हैं। इन 7 कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है किसी कंट्री में तो वो फेडरलिज्म है। कौन कौन सी वो 7 कंडीशंस, चलो देखते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट है वहां पे कम से कम 2 लेवल्स या 2 टायर्स होने चाहिए। मतलब टीयर्स मतलब क्या, 2 लेवल्स होने चाहिए। मतलब कि एक सेंट्रल लेवल होना चाहिए, एक स्टेट लेवल, कम से कम 2 लेवल्स तो गवर्नमेंट के होने ही चाहिए, और एक तीसरा लोकल, ये भी हो सकता है। तो फेडरलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेंटर, स्टेट और लोकल, ये 3 लेवल्स, 3 टीयर्स गवर्नमेंट के होने चाहिए। ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन और यही हमारा कंडीशन नंबर 1 है। अब देखो कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या दी गई है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच टीयर हैज इट्स ओन jurisdictions इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोल रहे हैं, देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे कोई इंसान है, कोई सिटीजन है, वो आगरा में रह रहा है, ठीक है, आगरा में रह रहा है, तो आगरा की जो नगर निगम है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो भी उस व्यक्ति के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर अपना रूल्स लगा सकती है, वो भी उसको गवर्न कर रही है। समझ में आ गई? आगरा जो है यूपी के अंदर है, तो यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो भी उस इंसान के ऊपर गवर्न करेगी, उस इंसान के ऊपर रूल बना सकती है। और यूपी जो है वो इंडिया के अंदर है, तो इंडिया के अंदर तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो भी उस इंसान के ऊपर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा सकती है, उसको गवर्न कर सकती है। समझ में आ रहा है ना? इंसान एक ही है, लेकिन उसके ऊपर अगर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपना अपना उस पर उसको गवर्न अपने अपने लेवल पे कर सकती हैं। लेकिन यहां पे पॉइंट क्या दिया गया है कि ईच टीयर हैज इट्स ओन jurisdiction मतलब कि हर गवर्नमेंट एक ही इंसान के ऊपर रूल तो कर रही है, लेकिन सबका जो अपना अपना रूल करने का जो एरिया है, जो काम करने का एरिया है, वो अलग अलग होगा। मतलब जैसे देखो, अगर करेंसी के ऊपर कोई रूल लाना है, करेंसी जो नोट आप यूज करते हो उसके ऊपर कोई रूल लाना है, तो वो कौन ला सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है। अगर कोई जैसे टैक्स के ऊपर कोई बहुत बड़ा रूल लाना है, जैसे जीएसटी वगैरह हो गया, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है। अगर रेलवे के ऊपर कोई रूल लाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे एजुकेशन के ऊपर, जैसे लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, जैसे पुलिस के ऊपर अगर कोई रूल लाना है तो वो सब स्टेट गवर्नमेंट देखती है। और जो अभी लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल मुद्दों पे, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन करना है, साफ सफाई करनी है, तो मतलब तीनों गवर्नमेंट है, तीनों एक ही इंसान को रूल कर रही हैं, एक ही इंसान को गवर्न कर रही हैं, लेकिन तीनों के काम करने के जो एरियाज होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। जो jurisdictions होते हैं, जो एरियाज होते हैं काम करने के, वो तीनों गवर्नमेंट के अपने अलग अलग होते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो जो पूरे देश के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उस पर एक फैसला ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के अंदर जो इंटरेस्ट आते हैं, जो इश्यूज हैं, उसके ऊपर ले सकती है फैसले। और जो लोकल गवर्नमेंट होगी तो वो लोकल इश्यूज के ऊपर फैसले ले सकती है। लेकिन तीन लेवल्स हैं, लेकिन एक ही इंसान के ऊपर तीनों रूल कर रहे हैं, एक ही सिटीजन के ऊपर ये तीनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट काम करते हैं। समझ में आ गया? ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है,
The jurisdictions of the respective levels of the tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. यही बात मैं तब से बोल रहा था कि केवल गवर्नमेंट बना देना ही काफी नहीं होता है, हर एक गवर्नमेंट का जो एरिया है काम करने का, जो जुरिस्डिक्शन है, और दूसरी बात हर एक गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल स्टेट गवर्नमेंट बना के छोड़ दिया, कि लोकल गवर्नमेंट बना के छोड़ दिया, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा पूरा प्रावधान होना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट है इसको एग्जिस्टेंस में रहना है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को गारंटी करना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट बनी है, जो लोकल गवर्नमेंट बनी है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो गारंटीड होना चाहिए, तभी आप उसे फेडरल कंट्री बोल सकते हो। वरना ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी ने दिखावे में बना दिया कि लो स्टेट गवर्नमेंट है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली ये पूरा गारंटीड होना चाहिए पूरा प्रोसीजर। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। अब जो पॉइंट नंबर 4 देखो, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या कह रहा है कि एक फेडरल कंट्री के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज लाना है, किसी फेडरल कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई के बेसिक स्ट्रक्चर में अगर चेंज लाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ये फैसला नहीं ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उस देश में, सब अगर एक साथ अगर उस फैसले के ऊपर अपनी रजामंदी दिखाती हैं तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज ला सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर में। मतलब अगर देखो मैंने क्या बताया कि स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टेंस होता है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होता है। अब क्या भी मन किया सेंट्रल गवर्नमेंट को चलो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देते हैं, तो अपने मन से वो चेंज कर देगी और स्टेट गवर्नमेंट को भगा देगी। लेकिन इसके लिए भी एक अलग से रूल है, क्या कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आपको कोई चेंज लाना है तो उसके लिए सेंट्रल और सारी स्टेट गवर्नमेंट की जो हामी है वो होनी चाहिए, सबका अप्रूवल उस पर होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन नंबर 4 है। सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं ला सकती है अपने मन से। अब देखो 5th पॉइंट क्या है कि अगर courts have the power to interpret the constitution and the power of different levels of government, the highest court acts as an umpire if dispute arise between the levels of government। अगर इन केस अगर कहीं लड़ाई हो गई किसी में गवर्नमेंट के बीच में, जैसे कि हमारे इंडिया है, इंडिया में इतने सारे स्टेट है, हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कहीं लड़ाई हो जाती, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये उसमें अपना जजमेंट देते हैं, वो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं मैं पावरफुल हूं, स्टेट गवर्नमेंट तुम यहां से भाग जाओ, नहीं, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें या हाई कोर्ट उसमें आता है और वो जजमेंट इसमें दे सकते हैं। आगे देखो, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure financial autonomy। क्या कह रहे हैं, देखो सरकार चलाने के तुमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, सबको गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। और पैसा आता कहां से गवर्नमेंट के पास, जो टैक्स हम भरते हैं, जो हम हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, जो और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितने भी चीजें हम भरते हैं, ये इन्हीं सबसे टैक्स से तो गवर्नमेंट चलती है। तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कुछ कुछ टैक्स के एरियाज होते हैं, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन इन चीजों पे टैक्स लेगी, स्टेट गवर्नमेंट इन इन चीजों पे टैक्स ले सकती है, तो जिससे हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास पर्याप्त पैसा हो कि वो अपनी जो कामकाज है उसको चला सके। ऐसा ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हेल्प मांगनी पड़े बार बार, नहीं, उसके पास भी अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं, मतलब उसके पास भी ये होता है कि आप इन इन चीजों पर टैक्स ले सकते हो, तो जिससे वो भी टैक्स लेके अपना जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, मतलब अपनी जो खर्चे खुद निकाल सकती है, वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होती कि आप हमें पैसे दो। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी टैक्सेशन की पावर होती है कि टैक्स ले सकती है, पैसे अपना कमा सकती है। अब पॉइंट नंबर 7 देखो, ये हमारा पॉइंट नंबर 7 है। द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity। देखो जो फेडरल सिस्टम होता है उसके दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, दो काम हैं, कौन कौन से, पहला तो है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same level accommodate regional diversity। मतलब कंट्री की जो अगर फेडरल सिस्टम है तो उसमें कंट्री की यूनिटी भी बरकरार रहती है
और रीजनल डाइवर्सिटी भी मेंटेन हो जाती है। कैसे रीजनल डाइवर्सिटी? जैसे देखो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट की अपनी अलग कल्चर है। यूपी का कल्चर कुछ और है, बंगाल का कल्चर कुछ और है, राजस्थान का कल्चर कुछ और है, तो हर स्टेट का अपना कल्चर अलग है। तो जब हर स्टेट के पास अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है तो उस स्टेट के हिसाब से, उस स्टेट के कल्चर के हिसाब से रूल्स बनाती है। तो क्या है, हर स्टेट का जो कल्चर है, जो हर रीजन का जो अपना कल्चर है वो प्रोटेक्ट हो पाता है। और जब हर इंसान खुश है कि मेरा कल्चर प्रोटेक्टेड है, तो वो अपने देश के प्रति भी उसका प्रेम होता है। तो इस तरीके से हमारी जो कंट्री की यूनिटी है वो भी स्ट्रांग होती है, और जो रीजनल डाइवर्सिटीज होती हैं वो भी मेंटेन हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जब फेडरलिज्म फॉलो होता है ना, तो वहां पे वायलेंस या डिस्प्यूट के केसेस भी नहीं रह जाते। क्यों? आपने देखा होगा श्रीलंका में क्या हुआ, जब फेडरलिज्म वहां नहीं था तो सिविल वॉर हो गई। फेडरलिज्म अगर आ गया, सबके पास पावर शेयरिंग हो गई, तो वायलेंस, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े, इन सब के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। तो समझ में आ गया, ये 7 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही मैंडेटरी हैं। अगर किसी भी कंट्री को फेडरलिज्म फॉलो करना है, या किसी कंट्री को ये कहलाना है कि मैं एक फेडरल कंट्री हूं, तो ये 7 पॉइंट्स जो यहां पे लिस्टेड है, वो इस 7 कंडीशंस, ये 7 पॉइंट्स उस कंट्री में फॉलो होने चाहिए, तभी आप उसे एक फेडरल कंट्री कह सकते हो। और आप ध्यान से देखना, जो भी 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये 7 के 7 पॉइंट्स हमारे इंडिया में फॉलो हो रहे हैं, तो हम एक तरीके से फेडरल कंट्री हैं। अब आगे देखो, जो ये फेडरलिज्म होता है ना, ये भी 2 तरह का होता है। 2 तरह का फेडरलिज्म होता है। हाँ, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। क्या? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। यहां पे दिया होगा, देखो हाईलाइटेड, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? देखो ध्यान से समझना। कई बार ऐसा होता है, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स एक साथ होके एक कंट्री बना लेते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जिसे आप कहते हो। यूएसए में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे। उन्होंने क्या किया कि यार अकेले रहेंगे तो मार खा जाएंगे, अकेले रहेंगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो सारे स्टेट्स मिलके एक कंट्री बना लिए, जैसे आप यूएसए कहते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम भी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स मिलके एक कंट्री बना लेते हैं और वहां पे फेडरलिज्म फॉलो होता है, तो उसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, सॉरी, उसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स एक साथ आए, एक साथ वो आए और उन्होंने एक देश बना लिया, तो क्या हुआ? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स आए एक साथ और उन्होंने एक देश बना लिया। इसके एग्जाम्पल्स हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थोड़ी कम होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ है, स्टेट्स साथ में आए हैं और उन्होंने एक देश बनाया है, तो जाहिर सी बात है स्टेट्स ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है लेकिन इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं होती है। किसमें? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में। क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स छोटे छोटे एक साथ आते हैं, एक देश बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म आप किसे कहते हो? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जैसे कोई बहुत बड़ा कंट्री है, अब उसमें बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बाद में स्टेट्स बना दिए गए, तो उसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जैसे कि इंडिया है अपना, अब इंडिया तो बहुत पहले से, बहुत शुरू से है, लेकिन बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से ये बाद में अलग अलग स्टेट्स बना दिए गए। बहुत सारे स्टेट्स तो ऐसे हैं जो बहुत बाद में बने हैं, जैसे तेलंगाना हो गया, जैसे उत्तराखंड हो गया, ये सब तो बहुत बाद में अलग अलग करके बनाए गए। तो ये इंडिया में क्या है, इंडिया का एग्जिस्टेंस तो बहुत पहले से था, लेकिन बाद में चीजों को और अच्छे से मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छे से चलाने के लिए क्या किया गया, स्टेट्स को और बांट दिया गया, स्टेट्स बना दिए गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जब कोई बहुत बड़ी कंट्री अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए चीजों को स्टेट्स को बनाती है, चीजों को बांटती है, तो उसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। मतलब एक कंट्री है, पूरा होल्ड की हुई है और उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स बना दिए गए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और कमिंग टुगेदर में क्या था कि बहुत सारे स्टेट्स साथ आ गए और देश बना लिया। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर था, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। क्यों? क्योंकि देखो एक कंट्री थी, कंट्री तो एक ही है, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से स्टेट्स को बनाया गया है। तो यहां पे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो ज्यादा पावरफुल होती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी पावर्स होती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी कम पावरफुल होती है इन केस ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसके एग्जाम्पल्स हमारे इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के। ठीक है, समझ में आ गई बात। फेडरलिज्म 2 तरह के होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, बहुत सारे
स्टेट्स एक साथ आए, देश बना लिया। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक कंट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स अपने अंदर ही बांट लिए। नाम याद रख लो, जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इनके, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, या ऊपर थे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये नाम आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन में दिया यूएसए इज एग्जाम्पल ऑफ डैश, और ऑप्शन दिया कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, तो आपको चूज करना रहेगा। तो एमसीक्यू में यहां से 1 मार्क क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। कंट्री का नाम दे देगा, पूछ देगा कि कौन सी कंट्री है, कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है या होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। अब आगे देखो, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। हम कहते हैं जबकि हमारा देश इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि कैसे आप कह सकते हो कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आप बता सकते हो वो ये है कि सबसे पहली बात, हमारे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है कि नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हेड है। फिर स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट्स हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, हिमाचल में कांग्रेस है, यूपी में बीजेपी है, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है। तो हर स्टेट के पास अपनी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग पार्टीज रूल कर रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट है, और लोकल लेवल पे नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायती राज, ये सारे सिस्टम है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो सकता है इसमें कि हमारे इंडिया में क्लियर डिवीजन है, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का क्लियर डिवीजन है, इसलिए हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है। और दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो कि हमारी कंट्री में जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड हैं। समझ में आया कि हमारे कंट्री में जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स दी गई हैं वो ऐसा नहीं कि जिसको कोई भी खत्म कर सकता है, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड और वो सारी चीजें हैं। तो इसलिए हमारी कंट्री का एक दूसरा जो पॉइंट था फुलफिल हो गया कि हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है। और अगर किसी को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी लाना है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं ले सकती हमारे कंट्री में, स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें अप्रूवल चाहिए रहता है, तभी चीजें हो सकती हैं। तो हमारी कंट्री एक परफेक्ट एग्जांपल है फेडरलिज्म का। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री तो है। लेकिन आपने याद करो, जब हम 7 पॉइंट्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना जुरिस्डिक्शन होता है, मतलब हर गवर्नमेंट का अपना अपना एरिया होता है काम करने का, पढ़ा था ना। तो उसी चीज को हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ये तीनों गवर्न तो एक ही सिटीजन को कर रहे हैं, लेकिन तीनों के काम करने के जो एरियाज हैं वो अलग अलग हैं। तो वो जो एरियाज हैं तो ये कौन डिसाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन चीजों पे काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट किन चीजों पे काम करेगी, लोकल गवर्नमेंट किन चीजों पे काम करेगी। ये चीजों को डिसाइड कौन करता है, इसको डिसाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कौन सी चीज, कौन से एरिया में कौन सी गवर्नमेंट काम करेगी, और इसके लिए बकायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बना के दी गई है। हाँ, बकायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी लिस्ट बना के दी गई है कि किन किन चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती है, किन चीजों पे स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है, किन चीजों पे दोनों काम कर सकते हैं। ये पूरी एक लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बना के पूरा प्रोविजन है। देखो क्या क्या चीज, कौन कौन सी लिस्ट है। तो 4 लिस्ट होती है, मैं नाम बता देता हूं। सबसे पहले एक होती है यूनियन लिस्ट, मतलब किन किन मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट आप कहते हो वो काम करेगी। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, किन किन चीजों पे स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है। तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में मतलब ऐसे इश्यूज जिन पे सेंट्रल और स्टेट दोनों काम कर सकते हैं। और चौथी होती है रेसिड्यूरी लिस्ट, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो 4 लिस्ट होती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनियन लिस्ट से। यूनियन लिस्ट का मतलब वो चीजें जिन पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो हर स्टेट के पास अपनी आर्मी तो हो नहीं सकती है, आर्मी पूरे देश की एक ही होती है, तो उस पर फैसला लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही केवल कुछ काम कर सकती है। तो डिफेंस ऑफ द कंट्री। दूसरा क्या है, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। अब ये सारे जो इश्यूज हैं ये नेशनल लेवल के इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, मतलब फॉरेन पॉलिसी अगर किसी कंट्री की है, अगर हमारी करेंसी है। अब हर स्टेट की अपनी अलग करेंसी तो हो नहीं सकती, सब जगह गांधी जी ही चलते हैं, तो उस पर फैसला कौन लेगा, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही फैसला ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट, वरना सबको अगर फ्रीडम दी जाए तो हर स्टेट अपनी अलग करेंसी बना के बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है जो इन इश्यूज पे, जो नेशन वाइड इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, जो पूरे देश पर जिन पे असर पड़ता है,
ऐसे इश्यूज पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्शन ले सकती है और इन मैटर्स को रखा जाता है यूनियन लिस्ट के अंदर, मतलब इन ऐसी लिस्ट जिन पे जो इश्यूज हैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्शन ले सकती है, काम कर सकती है। अगला देखो, अगली है स्टेट लिस्ट, मतलब वो सारे इशू जिन पर स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल देखो लिखा है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। अब ये सारे कुछ लोकल इश्यूज हैं तो इन पे स्टेट गवर्नमेंट ही काम कर सकती है। देखो हर एक जो पॉइंट दिया गया है ना उसका अपना एक रीजन है कि क्यों कौन सी लिस्ट में दिया गया। जैसे पुलिस है, अब आप पूछो सर ये जो पुलिस है ये यहाँ पे क्यों रखी गई, ये स्टेट लिस्ट में, इसको भी सेंट्रल में भेज देते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जैसे देखो पुलिस में क्या होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, तो अगर मान लो कोई यूपी का इंसान है, ठीक है, और उसकी पोस्टिंग हो जाएगी केरला में, अब वो क्या करेगा। देखो पुलिस को तो लोकल लोगों से बातचीत करनी होती है, आर्मी जो होती है वो तो केवल बॉर्डर पे होती है, तो वहां उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं पे भी हो तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेती है। लेकिन अगर पुलिस है, अगर तो पुलिस को तो लोकल से बातचीत करनी रहती है, तो अगर कोई यूपी का इंसान है उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी केरला में, अब वो देखो यूपी वाला जो पुलिस कांस्टेबल होगा वो मान लिया हिंदी में बात कर लेगा, इंग्लिश में बात कर लेगा, अब उसको तो वहां की केरला की जो लैंग्वेज है वो तो नहीं आती होगी, और जो लोकल लोग हैं केरला के उनको तो इंग्लिश नहीं आती होगी, या हो सकता है उनको हिंदी नहीं आती हो, सबको इंग्लिश थोड़ी आती है, सबको अपनी लोकल लैंग्वेजेस आती हो, तो कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। तो ये जरूरी होता है कि जो पुलिस है वो अपने स्टेट के अंदर जाती है, इसलिए जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट का अपना होता है। यूपी पुलिस अलग होती है, बिहार पुलिस अलग होती है, केरला पुलिस अलग होगी, वेस्ट बंगाल पुलिस अलग होगी, क्योंकि पुलिस को लोकल लोगों से बातचीत करनी है, और अगर पुलिस का ट्रांसफर पोस्टिंग पूरे देश में करोगे तो पुलिस जो है वो लोकल लोगों से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाए, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा, तो वो बात ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर एक पॉइंट जो दिया गया है, एग्रीकल्चर, हर स्टेट की अपनी एक तरह की सॉइल होती है, हर स्टेट का अपना क्लाइमेट होता है, तो कैसा एग्रीकल्चर हो सकता है, यहाँ पे क्या चीजें हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट बेहतर समझ पाएगी। तो हर एक पॉइंट जो एक लिस्ट में रखा गया उसके पीछे अपना एक वैलिड रीजन है। ऐसे नहीं लगता कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रख दो, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रख दो, हर एक चीज का अपना एक वैलिड पॉइंट यहाँ पे है। तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने अपने रूल्स बना सकते हैं। जैसे कि इनके अंदर जो इश्यूज आते हैं वो हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। अब देखो ये सारे जो इश्यूज हैं, जैसे अब एजुकेशन ही ले लो, एजुकेशन स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है और देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो एजुकेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई रूल बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है, ठीक है। तो ये इश्यूज ऐसे होते हैं जिनकी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो इश्यूज हैं उनके ऊपर दोनों गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट, दोनों अपने अपने रूल बना सकती हैं। लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाए कि जो दोनों के बनाए हुए रूल्स हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, अगर मान लिया स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल लेके आई जो उससे टोटल अपोजिट है, दोनों के रूल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाएं, ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसको मान लिया जाता है। क्यों कि हमारी कंट्री, याद करो मैंने बताया था, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, हम होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगी एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से, किसमें, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में। तो अगर कहीं भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है रूल बनाने के ऊपर कंकरेंट लिस्ट के अंदर, तो वहां पे फैसले जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मान लिए जाएंगे एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि हम होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखो, चौथी मैंने बताया रेसिड्यूरी लिस्ट होती है। रेसिड्यूरी लिस्ट यहां ये कौन सी लिस्ट होती है। अब देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं या ऐसे मैटर्स थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था या जब ये लिस्ट बनाई जा रही थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये एक चीज और सोची कि फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आएंगे जो अभी नहीं है, फ्यूचर में आ जाएंगे। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे अब आ चुका है एआई, अब आ चुका है सोशल मीडिया। अब जब हमारे 1947 के टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा होगा तो उस टाइम पे तो ऐसी कोई चीज रही नहीं होगी, कंप्यूटर साइंस, एआई, सोशल मीडिया, इन सब का तो किसी ने नाम सुना ही नहीं होगा। तो ऐसे इश्यूज जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में आए, है ना, जो बहुत बाद में आए, तो ऐसे इश्यूज के ऊपर हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फैसले ले सकती है। उनको हम रखते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट के अंदर, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, एआई है, आर्टिफिशियल जैसे सोशल मीडिया है,
इन सब मैटर्स को हम रखते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट के अंदर। मतलब ये सब मैटर्स बहुत बाद में आए हैं, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब ये मैटर्स थे ही नहीं। और इन पे फैसला कौन ले सकता है? केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर क्यों क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं? क्योंकि सेंट्रल हमारा जो कंट्री है वो क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स हैं, तो ऐसे इश्यूज पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही फैसले ले सकती है। अब आगे देखो, हमने क्या बताया कि हमारा जो कंट्री है वो किसका एग्जाम्पल है? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उनमें अपने अपने हिसाब से अलग अलग उनके पास पावर्स हैं। जैसे कि मैं समझाता हूं क्या, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अब ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, तो इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दे दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आप लोग, फिर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, आप लोगों का जो कल्चर है, आप लोगों का जो चीजें हैं वो बहुत डिफरेंट है, तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस ला दिए गए हैं। जैसे कि अगर कोई बाहर के स्टेट का इंसान है तो वो इन स्टेट्स में जाके जमीन या घर नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी स्पेशल पावर्स है, अपना स्पेशल स्टेटस है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी आर्टिकल 370 था, उसको एक स्पेशल स्टेटस देता था। तो ये चीजें कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पावर्स होती हैं जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने कल्चर या इन चीजों को लेकर। तो वहां पे कुछ जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर्स दे देती है। अच्छा, कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जैसे कि जिनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। मतलब क्या? जैसे हमारा दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, पौंडुचेरी हो गया। अब यहां पे क्या है? देखो, यूनियन टेरिटरीज उनको कहते हैं जो एरियाज बहुत छोटे हैं। यहां पे देखो, जो एरियाज बहुत छोटे हैं जिनका आप किसी, लेकिन कल्चरली बहुत डिफरेंट है, तो इनको आप किसी स्टेट में मर्ज भी नहीं कर सकते और इनको आप अलग स्टेट बना भी नहीं सकते। लक्षद्वीप है ना, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पौंडुचेरी है, जिसमें दादरा एंड नगर हवेली है। तो ये सब जो एरियाज हैं यहाँ, ये इतने छोटे हैं कि आप इनको अलग स्टेट बना नहीं सकते, लेकिन इनका कल्चर इतना डिफरेंट है कि आप इनको किसी और स्टेट में मर्ज भी नहीं कर, किसी और स्टेट में मिला भी नहीं सकते हो। तो ऐसे जगहों क्या किया जाए? तो ऐसी जगहों को यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया जाता है। मतलब इन जगहों पे डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती है। यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और जब इलेक्शंस होते हैं तो ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वोट करते हैं और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपना रूल चलाती है। बस यहाँ पे दिल्ली एक स्पेशल केस आ जाता है कि दिल्ली में इलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन बाकी जगह जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं। दिल्ली में एक एक्सेप्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इलेक्शंस हो जाते हैं, वहां भी चीफ मिनिस्टर हो जाता है, लेकिन बाकी जगहों पे, बाकी यूनियन टेरिटरीज में ये नहीं होता है। क्यों? मैंने बताया ना कि बहुत छोटे हैं, आप किसी और स्टेट में मर्ज नहीं कर किसी, और कल्चर इतना डिफरेंट है कि आप किसी स्टेट में मर्ज नहीं कर सकते, और इतने छोटे हैं कि आप स्टेट बना नहीं सकते हो। तो इनको क्या किया जाता है? इनके लिए अलग से इनको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इन पे ऊपर अपना रूल करती है। समझ में आ गया? अब देखो, जैसे मैंने बताया कि, और पूछा गया था कि हमारा कौन इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है, तो मैंने आपको बताया कि अगर पार्लियामेंट में अगर कोई भी आपको वो लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज लाना है, तो कोई भी गवर्नमेंट अकेले वो काम नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले वो काम नहीं कर सकती, उसको कम से कम स्टेट गवर्नमेंट्स का भी किसे एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेस में पहले पास करना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज लाना है तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ उस बिल को पास करना पड़ेगा। उसके बाद कम से कम हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लाना चाहती है तो उसको 2/3 मेजोरिटी के साथ सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में उसको बिल को पास करना पड़ेगा। उसके बाद हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई बिल पास हो सकता है। तो देखो कितना अच्छा स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि हमारी कंट्री फेडरलिज्म को कितने अच्छी तरीके से फॉलो कर रही है। और ये तो पुरानी चीजों के जिन्हें बताया था कि अगर कोई
डिस्प्यूट हो जाए दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो ऐसे केसेस में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जुडिशरी है, वो एक्शन लेते हैं। तो देखो जो भी 7 पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े थे कंडीशंस, वो 7 की 7 सारी कंडीशंस हमारी कंट्री में फुलफिल हो रही हैं। तो हमारी कंट्री प्राउडली वी कैन से दैट वी आर अ फेडरल कंट्री, हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम फॉलो हो रहा है, हम प्राउडली इस बात को कह सकते हैं। अब आगे देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो फेडरलिज्म को फॉलो करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का होना। स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी देश में है तो वो कंट्री फेडरल कंट्री हो सकती है एज पर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की जो बेसिक डेफिनेशन वही कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो जो स्टेट, आपने देखा होगा कि जब हमारी कंट्री का ये जो पुराना मैप यहाँ पे दिया गया है, अब इस मैप को अगर आप देखिए तो इसमें क्या है, बहुत सारे उल्टे सीधे आपको स्टेट्स दिख रहे होंगे। और अभी जो वो स्टेट्स इन एक्चुअल हमारे 2025 में बहुत सारे वैसे स्टेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जो अब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको इस वाले मैप में नहीं दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे कंट्री में बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने। लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना। तो ये कोशिश की गई हमारे देश में कि जो एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं वो एक स्टेट के अंदर ही रहें। इसके लिए लैंग्वेज के हिसाब से हमारे देश में जो है स्टेट्स को बांटा गया। जैसा हालत हमारा श्रीलंका में हुआ था, सिविल वॉर हो गई थी, क्यों? क्योंकि तमिल्स को अपना अलग स्टेट नहीं मिला था। तो वैसी हालत यहाँ पे हमारे इंडिया में ना हो। तो जैसे बेल्जियम में हुआ था, वहाँ लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई थी, वही सेम हमने बेल्जियम वाला अप्रोच हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया कि हम भी अपने कंट्री में ये कोशिश करेंगे कि एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग एक स्टेट में रहे। इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स को हमने बनाया। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग करके बनाए गए, यूपी और उत्तराखंड अलग अलग करके बनाए गए, बिहार और झारखंड। ये भी कोशिश की है कि देखो अब यूपी और उत्तराखंड ज्यादातर हिंदी उत्तराखंड में भी बहुत जगह बोली जाती है, हालांकि वहां भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हिंदी वहां के लोग समझ लेते हैं। लेकिन फिर भी अलग क्यों किया गया? क्योंकि ये कोशिश की गई कि लैंग्वेज और कल्चर भी अलग हो। जब एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग और एक जैसा कल्चर फॉलो करने वाले लोग एक ही स्टेट में रहे। तो उत्तराखंड के लोगों का जो कल्चर है यूपी के लोगों के कल्चर से थोड़ा डिफरेंट है, तो उत्तराखंड को एक फुल फ्लेश्ड पूरा स्टेट बना दिया गया। गुजरात और महाराष्ट्र को अलग करके दो अलग अलग स्टेट बना, दोनों का कल्चर लैंग्वेज सब अलग है। बिहार और झारखंड को अलग किया गया। ऐसे बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स लैंग्वेज के हिसाब से हमारे यहाँ पे बनाए गए, क्योंकि ये कोशिश की गई कि एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग और एक जैसा कल्चर फॉलो करने वाले लोग एक स्टेट में ही रहें, जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सबको लगे कि हाँ यार मैं बराबर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बराबर सम्मान दिया गया है, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जैसा श्रीलंका में हुआ था वैसा हमारे कंट्री में ना हो, इसकी पूरी तैयारी की गई है। दूसरी चीज है वो है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। हमारी लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? हमारी लैंग्वेज पॉलिसी, जैसे कि श्रीलंका में क्या किया गया था, याद करो, सिन्हाला लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था। लेकिन हमारी कंट्री में ये चीज नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक ये मिसकंसेप्शन रहा होगा कि जो हिंदी है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, रहा होगा ना। अभी तक बहुत सारे लोग ये बात मानते होंगे कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ये एक मिथ है। जी हाँ, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज हमारी देश की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्यों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे देश में बोले जाने वाली सारी भाषाएं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई लैंग्वेज हो, सारी लैंग्वेजेस इंडिया की अपनी लैंग्वेज है। तो किसी भी लैंग्वेज को ये स्पेशल स्टेटस कि ये नेशनल लैंग्वेज है, ऐसा नहीं दिया जाएगा। हर एक लैंग्वेज को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसलिए हिंदी को हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, तो डिफरेंस देखो, नेशनल लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, हम इसको ही प्रमोट करेंगे, सबको यही बोलना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये होता है नेशनल लैंग्वेज। और ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के जो सरकारी कामकाज होंगे ना ऑफिस के अंदर, वो हिंदी इंग्लिश में हो सकते हैं। तो हमारे देश में हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ऑफिस वर्क के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज में
काम करने के लिए हिंदी या इंग्लिश में आप काम कर सकते हो, और ये भी कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स में काम करने के लिए। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, उनकी अपनी अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे कि तमिलनाडु में जाओगे तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल होगी, वहां जो भी गवर्नमेंट का काम होगा वो तमिल लैंग्वेज में हो सकता है। तो इसी तरीके से हर स्टेट की अपनी अलग ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, और पूरे देश की जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश को रखा गया है। और पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि हमारा कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है। समझ में आ गई बात? तो समझ में आ गई। और जो हिंदी है ना, वो केवल 40% इंडियंस ही जो है हिंदी की उनकी मदर टंग है, हिंदी ही उनकी मदर टंग है, केवल ऐसे 40% इंडियंस है। बाकी 60% लोगों की मदर टंग कोई दूसरी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी नहीं है केवल। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 22 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 22 और लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा देके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको भी जगह दी गई है। और स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट की भी अपनी अलग ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकती है। देखो, काम काज करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में काम काज करने के लिए आप हिंदी या इंग्लिश का यूज कर सकते हो, ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट का कामकाज करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन कोई भी नेशनल लैंग्वेज हमारे देश की नहीं है। देश की हर भाषा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे देश की अपनी भाषा है, किसी को भी नेशनल लैंग्वेज का वो जो स्टेटस है वो नहीं दिया गया है। और एक और बात, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एग्जाम देने जा रहे हो, गवर्नमेंट का कोई एग्जाम या कोई भी चीज करने जा रहे हो, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप कोई भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हो। जैसे यहां दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस में भी ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। जो 22 भाषा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का जिन्हें स्टेटस दिया गया है, आप किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आप फेमिलियर हो, जो आपको अच्छी लगती है, उसके अंदर आप एग्जामिनेशंस दे सकते हो, एग्जाम, इंटरव्यू, जो भी आप देना चाहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, आप किसी भी लैंग्वेज में वो दे सकते हो। आप कोई बाउंड नहीं हो कि आपको हिंदी में ही करना है। अगर यही नेशनल लैंग्वेज हिंदी होती तो आप बाउंड हो जाते कि नहीं, कि अगर गवर्नमेंट का एग्जाम देना तो आपको हिंदी आनी ही चाहिए। लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी मैंडेटरी चीज नहीं है। आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है, जो आपको आती है, उसमें आप एग्जामिनेशन दे सकते हो किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन के लिए, ठीक है। तो काम काज के पर्सपेक्टिव से ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश हमारे कंट्री की है। हर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी अलग अलग है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये हमारे देश की लैंग्वेज पॉलिसी है, ठीक है। और एक और चीज, हमारी गवर्नमेंट ने यह सोचा कि 1965 के बाद इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हम हटा देंगे, केवल हिंदी को ही रखेंगे एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन फिर इससे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। जो नॉन हिंदी स्पीकर स्टेट्स, जैसे हमारे साउथ इंडिया में, जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, इन सारी जगहों पे जो था वॉयलेंस, हिंसा शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। फिर क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए। तो हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच इसमें अपनाया और कहा ठीक है, अगर आप इंग्लिश भी चाहते हो तो इंग्लिश भी रहेगी। तो इंग्लिश, हिंदी, दे बोथ आर आवर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, दे दोनों हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत कॉमन मिथ है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारी लैंग्वेज पॉलिसी हमारे देश की रही है। लेकिन गवर्नमेंट कंटिन्यू टू प्रमोट हिंदी। देखो, गवर्नमेंट हमेशा ये प्रमोट करती है कि आप हिंदी में बात करो, आप हिंदी को ज्यादा यूज करो, लेकिन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी आपके ऊपर थोप नहीं सकती है। अगर आपको कोई और लैंग्वेज पसंद है, सो यू कैन गो ऑन विद दैट। ये आपके पास ऑप्शन इंडिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये दिया जाता है। अब आया हमारा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सेंटर स्टेट रिलेशंस। ये भी अब देखो, जैसे कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स होती हैं। लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, दोनों जगह कांग्रेस ही थी। आपको पता होगा, लंबे टाइम तक कांग्रेस ने रूल किया है। स्टेट गवर्नमेंट में भी सारी कांग्रेस, हर स्टेट में कांग्रेस जीतती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी केवल कांग्रेस जीती थी पुराने टाइम पे। तो सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी सब जगह कांग्रेस है। तो फिर ऐसा था कि जो स्टेट्स थे वो अपनी असली की पावर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जानते थे कि हम सब कांग्रेस के, सब सारे कांग्रेस के स्टेट्स हैं, तो सब प्राइम मिनिस्टर की बात चुपचाप हाँ करके मान लेते थे। तो जो स्टेट्स थे वो अपनी असली पावर
एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मसला कब हुआ? 1990 में। क्या 1990 के बाद से हमारे देश में बहुत सारी रीजनल पार्टीज आना शुरू हो गई। रीजनल पार्टी हर स्टेट की होती है ना, अपनी अपनी रीजनल पार्टीज, और ढेर सारी पार्टीज आना शुरू हो गई। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि नहीं, हमें भी फुल पावर चाहिए, हम आपकी बात क्यों माने, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात क्यों माने, हम अपनी पार्टी हैं, हम इस स्टेट में जीत गए हैं तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे अपने स्टेट को। हम आंख मूंद के, केवल आंख बंद करके केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को नहीं मानेंगे। हम अपनी जो हमारे जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन दिया है हम उसको फुल्ली पूरा एक्सरसाइज करेंगे। ये चीज बाद में 1990 के बाद से ये सारी चीजें देश में हमारे आई और फिर एक नए युग का शुरुआत हुआ जिसको हम बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या था कि केवल कांग्रेस ही जीतती है फुल मेजोरिटी में, लेकिन अब बहुत सारी पार्टीज आ गई। जब बहुत सारी पार्टीज आ गई तो लोगों के पास ऑप्शंस हो गए कि इसको भी चुन सकते हैं, इसको भी चुन सकते हैं, इसको भी जिता सकते हैं, उसको भी जिता सकते हैं। तो अगर इस कंडीशन में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी फुल मेजोरिटी नहीं पा पाती थी तो जो बाकी सारी जो ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ होकर गठबंधन करके, कोलिएशन करके गवर्नमेंट को चलाती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो अगर तुमको गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए 100 सीट मेजोरिटी के लिए, हालांकि मान लो, है ना, ऐसे तो 542 सीट्स है हमारे पार्लियामेंट में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इजी डाटा डाल लेता हूं। देखो, अगर मान लिया मेजोरिटी के लिए चाहिए 100 सीटें, ठीक है, गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए तुमको 100 सीटें, कोई पार्टी लाई है 460 सीट, कोई लाई है 40 सीट, कोई लाई है 20 सीट्स, कोई लाई है 10 सीट्स। अब देखो, किसी के पास भी फुल मेजोरिटी है नहीं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, जो 60-40 वाले हैं ये कह लेंगे चलो हम लोग कोलिएशन कर लेते हैं, दो अलग अलग पार्टीज हैं लेकिन हम लोग मिलके गवर्नमेंट बना लेते हैं, पावर को शेयर कर लेते हैं, दोस्ती करके हम साथ साथ हैं करके 5 साल निकाल लेंगे, दोनों लोग सत्ता में आ जाएंगे, दोनों लोगों के पास पावर्स आ जाएंगी। तो इसको ही बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, जो बहुत कॉमन हो गई 1990 के बाद से हुई, जब बहुत सारी रीजनल पार्टीज आ गई। पहले तो केवल कांग्रेस थी सेंटर में भी और स्टेट में भी, लेकिन जब बाद में बहुत सारी रीजनल पार्टीज आ गई और जब रीजनल पार्टीज ये डिमांड करने लगी कि हमारे पास भी अपनी फुल पावर्स होनी चाहिए, और जब इलेक्शंस हुए तो क्या हुआ, कोई जब बहुत ये कोलिएशन गवर्नमेंट का एरा शुरू हुआ, मतलब जब कोई भी पार्टी फुल मेजोरिटी नहीं पा पाती तो ये चीजें बहुत कॉमन हो गई कि लोग गठबंधन करके, कोलिएशन करके सरकारों को चलाने लगे। अब यहाँ पे 2 कार्टून दिए गए, यहाँ पे देखो, इस कार्टून में आप देख सकते हो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं और ये स्टेट यहाँ केरला दिया गया है। अपने पता नहीं आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं, बहुत तो यहाँ केरला लिखा हुआ है, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल लिखा हुआ है। ये सारे लोग इनके पास आए हैं पावर्स लेने के लिए, क्या हमें कुछ पावर दे दो, क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे केवल सब जगह केवल वो था, कांग्रेस का राज था, तो जो स्टेट्स थे अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे, तो जो स्टेट्स थे वो डिपेंडेंट थे बहुत सारी चीजों के लिए केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पे। बाद में जब रीजनल पार्टीज आई तो लोगों के पास अपनी पावर्स आई, तो इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे देखो दिखाया कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ पे बाकी जो चीजें हैं, जो स्टेट्स हैं, वो पावर मांगने के लिए आए हुए हैं। और दूसरी पिक्चर ये भी हमारे एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पिक्चर है कोलिएशन गवर्नमेंट के ऊपर। देखो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग फेसेस बने हुए हैं, क्या कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फुल मेजोरिटी में इलेक्शन नहीं जीत पाई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोलिएशन किया था, गठबंधन किया था बहुत सारी पार्टी से। सबके फेसेस यहाँ पे दिए गए हैं, सबके सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं और ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया था सबको खुश करो, सब पार्टीज हैं, सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, तो सबको खुश करना बड़ा मुश्किल होता है, पसीने छूट रहे हैं इनके भी। ये बड़ा मुश्किल हो गया था सबको एक साथ रख के गवर्नमेंट को चला पाना। एक कोलिशन गवर्नमेंट को चलाना इतना आसान नहीं होता। देखो कितना आग जल रही, कितना टेंस्ड माहौल है। अगर आप फुल मेजोरिटी में तो आपकी बहुत बल्ले बल्ले आप जैसे मन वैसे चला सकते हो, लेकिन आप कोलिशन में हो तो सबकी बातें सुनना, सबकी डिमांड्स को पूरी करना, सबको खुश करना, ये बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे अब हमारा लास्ट टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इसका मतलब क्या होता है? देखो, हमारी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे मेंशन यहाँ पे दिया होगा कि पॉपुलेशन के टर्म्स में जो उत्तर प्रदेश है रशिया के बराबर है, महाराष्ट्र जो है जर्मनी के बराबर है, उत्तर प्रदेश तो रशिया से बड़ा भी है, महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। तो हमारी कंट्री जो है बहुत बड़ी है। इन सेंस मैं बताना चाहता हूँ कि जो कंट्री हमारी बहुत बड़ी है, तो केवल 2 गवर्नमेंट
सेंटर और स्टेट ये दोनों मिलकर इनको नहीं चला सकते। हमें तीसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट की भी जरूरत है जो कि होगी लोकल गवर्नमेंट। अभी तक हम केवल सेंटर स्टेट बात करते चले आ रहे थे, हमने लोकल गवर्नमेंट की तो बात की ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे लास्ट टॉपिक में हम लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो देखो देश बहुत बड़ा है, तो देश को चलाने के लिए हमें थर्ड गवर्नमेंट भी तो चाहिए होगी, लोकल गवर्नमेंट। तो उसी को हम कहते हैं यहाँ पे, जिसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज या पंचायती राज। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो डिसेंट्रलाइजेशन उसको बोलते हैं जब पावर्स जो होती हैं वो सेंटर और स्टेट से लेके एक थर्ड गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को दी जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी पावर्स सेंटर और स्टेट से कुछ कुछ पावर्स लेके लोकल गवर्नमेंट को दी जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है क्यों? क्यों जरूरी है कि हम पावर्स सेंटर और स्टेट से निकाल के एक लोकल गवर्नमेंट को दें? क्यों जरूरी है कि हम लोकल गवर्नमेंट को बनाएं? तो देखो जरूरी इसलिए है कि आपके जो लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो लोकल इंसान ही समझ पाएंगे। जैसे कि मान लिया बारिश हो गई, आपकी कॉलोनी में पानी भर गया, अब आपकी लोकल प्रॉब्लम है। अब इस लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े मिनिस्टर या दिल्ली में या आपके स्टेट कैपिटल में बैठे बड़े बड़े ऑफिशियल्स तो वो तो सॉल्व करने आएंगे नहीं। आपकी लोकल लेवल की जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक लोकल गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए, जिसमें लोकल लोग हो वहां के, तो जो समझते हो कि अच्छा इस जगह पे ये प्रॉब्लम है तो इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं वो तो आपकी लोकल लेवल पे परेशानी को सॉल्व करने आएंगे नहीं। अब दिल्ली में बैठा इंसान को क्या पता चलेगा कि फलाने गांव में ये प्रॉब्लम है? उसको सॉल्व करने के लिए तो उस गांव का ही कोई इंसान चाहिए होगा। तो लोकल गवर्नमेंट बहुत जरूरी होती है कि लोकल गवर्नमेंट पे जो लोग हैं वो खुद उस गवर्नमेंट का पार्ट बने और अपनी लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को वहीं पे सॉल्व करें। और इससे हमारी डेमोक्रेसी भी और मजबूत होती है कि जब गांव गांव के लोग एक तरह से साथ में आएंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो डेमोक्रेसी भी तो एक तरीके से मजबूत हो रही है। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है हमारी कंट्री में। और जब हमारी गवर्नमेंट ने इस बात को समझा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि डिसेंट्रलाइजेशन कितना जरूरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाया गया 1992 में। डेट याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। 1992 में एक अमेंडमेंट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और उसके अंदर थर्ड टियर यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी बनाया गया और उसकी भी जो कुछ पावर्स है, कुछ प्रोविजंस हैं वो लाए गए कि लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। क्या क्या प्रोविजंस लाए गए देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस एट लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। मतलब लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट बॉडीज में जो इलेक्शंस हैं वो जरूरी हो गए। ठीक है, state seats are reserved in the elected bodies and the executive heads these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। मतलब SC, ST और OBC के लिए भी लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस होंगे उनके लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया गया कि जो अब यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब जैसे होता है ना गांव वगैरह में जो छुआछूत है, ये अनटचेबिलिटी है, ये ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो गांव पे भी, गांव के लेवल पे भी लोगों को एम्पावर किया जा सके उसके लिए जो लोकल गवर्नमेंट थी उसमें SC, ST और OBC के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया, जिससे जो हमारी एम्पावर किया जा सके SC, ST को जो गांव में उनको भी एम्पावरमेंट अच्छी तरीके से मिल सके। आगे देखो, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर द वुमेन। वुमेन्स के लिए भी, जो गांव वगैरह में वुमेन्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए भी 1/3 सीट्स रिजर्व कर दिया कि आपको ये भी लोग भी इलेक्शंस में उतरे, जिससे इनको अंदर भी पॉलिटिकल जो ये भी एम्पावरमेंट इन्हें भी मिल पाए। चौथा देखो, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड अ स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। देखो ऐसे तो इलेक्शन कमीशन होता है जो पूरे देश का इलेक्शन कराता है, लेकिन हर स्टेट के हिसाब से स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया जो कि हर स्टेट के अंदर ये जो लोकल बॉडीज होती हैं, जो लोकल नगर निगम और जो पंचायती राज होते हैं, उनमें इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी इनके पास ला दी गई। स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि आप बहुत सारी अपनी जो पावर्स हैं और बहुत सारा फंड जो है इन लोकल गवर्नमेंट को भी दीजिए, जिससे लोकल गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाए। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर पावर्स रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को भी फोकस, उनको भी फोर्स किया कि आप अपना रेवेन्यू और कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को पास। यहां तक समझ में आ गया।
अब हमें ये देखना है कि ये जो पंचायती राज का जो सिस्टम है ना, उसके बारे में ये किस तरीके कई लेवल्स में ये भी डिवाइडेड होता है। जैसे कि देखो, ये जो पंचायती राज का जो सिस्टम है, ये तो आपको पता ही होता है, गांव में इलेक्शंस होंगे और एक सरपंच चुन लिया जाएगा। ठीक है, ये सरपंच गांव के जो लोकल इश्यूज हैं उसके ऊपर फैसले लेता है। अब ये जो बनी पंचायत जो बनी उसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, जो इलेक्शंस हुए सरपंच चुने गए इसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा एक और टर्म आता है यहाँ पे, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है, जितने भी उस वार्ड के जितने मेंबर्स होते हैं, जितने भी लोग वहां उस गांव में रहते हैं, वो सब मिलके बनाते हैं ग्राम सभा को। वो सब मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम सभा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा, ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। ग्राम सभा जो होती है मतलब उस गांव में जितने भी लोग होते हैं ना, वो सब उसके मेंबर्स होते हैं। और वो जो ग्राम सभा होती है वो ग्राम पंचायत, ये सब लोग मिलके, जो पंचायत होती है जो फैसले लेती है, और ग्राम सभा जितने भी वोटर्स होते हैं वो उसमें उसके साथ होते हैं, और वो सारे जितने फैसले लिए जाते हैं उन सबको देखते हैं, उन सब पे अपनी जो बातें होती हैं वो सब बताते हैं। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत हो गई। अब बहुत सारी ग्राम पंचायत जो होती हैं जब वो मिल जाती हैं तो वो बना लेती हैं पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल। लिखा ना, जब बहुत सारी ग्राम पंचायत जब मिल जाती है, जब उनको ग्रुप किया जाता है तो ये बनाती है पंचायत समिति, जिसे हम ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं। अब जब बहुत सारी पंचायत समिति मिल जाती हैं तो ये बनाती हैं जिला परिषद। ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं जिला परिषद। इस जिला परिषद के अंदर बहुत सारे एमपीज भी होते हैं, बहुत सारे एमपीज नहीं होते, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का जो एमपी होता है एक, वो एमपीज होता है, और बहुत सारे जो एमएलए जितने भी होते हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पड़ती है, एमएलए भी इसके पार्ट होते हैं। और एक इंसान चेयरपर्सन वो इस जिला परिषद का हेड होता है, जो कि इलेक्ट किया गया होता है, जो पॉलिटिकल हेड होता है। समझ में आ गया क्या? सबसे लोअर लेवल पे होती है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत होती है। जब बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलती है तो क्या बनती है, पंचायत समिति। और जब बहुत सारी पंचायत समिति मिलती है तो वो क्या बनाती है, जिला परिषद। ग्राम सभा क्या किसको बोलते हैं, देखो जितने भी गांव के जो मेंबर्स, जितने वोटर्स होते हैं वो सब मिलकर बनाते हैं ग्राम सभा। ये ग्राम सभा ग्राम पंचायत के साथ मिलकर काम करती है, काम नहीं करती मतलब कि जो भी फैसले लेने होते हैं तो ये लोग साथ में मिलकर लेते हैं, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। ग्राम सभा में जितने विलेजर्स होते हैं, जितने भी वहां के वोटर लोग होते हैं, वो सबके जो कलेक्टिवली उनको बोला जाता है ग्राम सभा बोल दिया जाता है। और ये ग्राम पंचायत जो होती है वो सबसे निचले लेवल पे होती है और ये काम करती है। ग्राम पंचायत बहुत सारी मिलके पंचायत समिति बनाते हैं और बहुत सारी पंचायत समिति मिलके जिला परिषद बनाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम होता है किसका, पंचायती राज का ये पूरा सिस्टम होता है। अब देखो, अब ये तो गांवों का सिस्टम हो गया। शहरों में क्या होता है, शहरों में होती है म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। म्युनिसिपैलिटीज जो होती हैं वो टाउन्स में होती हैं। टाउन्स मतलब जो गांव से थोड़ा सा अच्छे हैं लेकिन शहरों की तरह उतना, बड़े शहरों की तरह उतना डेवलप्ड नहीं, छोटे शहर जिससे आप बोल सकते हो टाउन। तो टाउन के अंदर जो होती है वो होती है म्युनिसिपैलिटीज। और बड़े शहरों के अंदर क्या होती हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अब देखो, म्युनिसिपैलिटी का जो हेड होता है उसको भी हम बोलते हैं चेयरपर्सन। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल चेयरपर्सन। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसे हम बोलते हैं मेयर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ध्यान से समझना। छोटे शहर टाउन जिसे हम बोलते हैं, टाउन के अंदर क्या होती है, टाउन के अंदर होती है म्युनिसिपैलिटी और उसका हेड आप याद कर लो चेयरपर्सन। ठीक है, बड़े शहर के अंदर क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका हेड क्या होता है, उसका हेड होता है मेयर। यहां से 1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेगा मेयर कौन होता है, पूछ लेगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या बोलते हैं, तो 1 मार्क क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा दिमाग में रखना। अब देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि हमारी ये जो लोकल बॉडी है ना, इसके अंदर 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन इतनी नहीं होती। हमारे नेबरिंग कंट्री भूटान है, उसकी पॉपुलेशन टोटल 7 लाख है। हमारे यहाँ 36 लाख लोग, बस इस लोकल लेवल पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास इतने हैं। तो ये जो नंबर ये बहुत बड़ा, और पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा लोकल गवर्नमेंट का ये सेटअप जो हमने सेट किया है। ठीक है, और ये जो हमारा सेटअप है ना,
तो ये एक तरीके से दो तरीके से फायदा कर रहा है। क्या फायदा कर रहा है कि जो लोकल लोग हैं उनको भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल रहा है डेमोक्रेसी के अंदर, वो भी अपने जो रोजमर्रा के जो डिसीजंस हैं, जो अपने शहर को अपने गांव को लेकर जो डिसीजंस हैं वो ले पा रहे हैं। अब देखो हमारे इस सिस्टम के अंदर कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है कि बहुत सारी जगहों पे अभी भी स्टेट गवर्नमेंट ने सचमुच की उतनी सारी पावर या उतना पैसा लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिया है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। या आज भी बहुत सारी जगहों पे इतने अच्छी तरीके से रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे लोकल गवर्नमेंट में, तो कुछ कुछ चैलेंजेस हमारे देश में भी हैं। लेकिन फिर भी इन चैलेंजेस के साथ भी हमारी जो कंट्री है वो बहुत अच्छे से फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रही है। हमारे यहाँ सेंटर भी है, स्टेट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है। लोकल गवर्नमेंट को भी इतनी सारी पावर्स हमने दे दी जितना आपने पढ़ा, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो है लेकिन फिर भी हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री और हम बहुत अच्छी तरीके से आगे जा रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।